मैं सिर्फ अपने अनुभव पे बताऊंगा, आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे से भिन्न हो सकते हैं, तो मेरी बातें निर्णायक नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। ऐसे में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो ऐसे आपका पढ़ रहा है उसको व्याघात नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए ये लाइन कहाँ से आ गई बीच में। इरिटेशन बोलते हैं जिसको, ऐसे बहुत मुश्किल काम है, ऐसे पढ़ना बहुत ज्यादा इरिटेशन करने वाला काम है। अगर कोई बहुत गंदा आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते हुए अगर आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि यार ऐसे खत्म ही हो गया, उस ऐसे में नंबर मिलेगा फुल। मेरा ये मानना है कि जो आपकी सफलता होती है उसमें आपका योगदान बहुत ज्यादा नहीं रहता। ये बात मैंने पहले भी शायद सेमिनार में बोली होगी। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक तो जो मुझे अगर अच्छा पढ़ते हुए याद हो रहा है तो मेरे माता पिता का योगदान है। दूसरा, यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई खाना खिला रहा है, यहाँ पे डब्बा होता था रोशन भाई का, तो काफी अच्छा खाना खिलाता था, तो उसका भी योगदान है। ये सामने एक शॉप है, उसका भी योगदान है, क्योंकि उससे मटीरियल लेके पड़े हैं। कोचिंग का योगदान है, जिस बुक से पढ़ा हूँ उसका योगदान है, जहाँ से आते जाते थे जो भी फ्रूट वाला। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो शायद सक्सेस मिलना मुश्किल होता है। जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उन पे कमांड का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, नेक्स्ट पैरा में क्या आएगा। सिर्फ पढ़ना उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको शायद मटीरियल मिलता होगा, उसमें एनसीईआरटी का लिस्ट है, तो आप एक बार उसके साथ में एनसीईआरटी को भी रेफर कीजिए कि जो एनसीईआरटीज है वो बेसिक्स चीजें हैं, जो बेसिक मटीरियल है ना वही जरूरी है। इस अभी जो प्रीलिम्स का पैटर्न चल रहा है पिछले 3-4 साल से, कि आप करंट उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायरमेंट है। करंट को ऐसे नहीं है कि आप 5-5 घंटे दे रहे हो, 4-4 घंटे दे रहे हो। करंट डेली आप 1 घंटा भी पढ़ लेंगे तो करंट से आपका काम हो जाएगा। एक केस स्टडी सारों को पता होगी कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, यूपीएससी ने पूछी थी, उसमें आपको एक दुर्घटना में व्यक्ति मिलता है और आपको उसकी जान बचानी है, आपका अंतिम प्रयास है, तो आप बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। तो आपने लिख दिया कि हम तो बचाएंगे क्योंकि हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम तो जान बचाएंगे, ठीक है। वो सारे लिखेंगे, उसका आंसर सबको पता है, लेकिन आंसर में क्लेम के बजाय जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों बचाएंगे। तो क्लेम तो सारों ने कर दिया, एथिक्स क्लेम पे नहीं चलेगा। एथिक्स चलेगा, आपने क्लेम किया तो उसके पीछे क्या कारण है कि आप बचाएंगे। जो एनसीईआरटीज है वो बेसिक्स चीजें हैं, और यूपीएससी का पूरा पेपर ही बेसिक्स है। उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक्स पता होंगे तो आपका बहुत अच्छे से निकलेगा। एक उदाहरण देता हूं मैं, 3rd अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। उसमें होता क्या है कि जब आप अनसक्सेस होते हो तो आपको कुछ दिन झटका लगता है, तो उसको मैंने दिल पे ले लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रीलिम्स नहीं निकला। तो फिर उसके बाद में जो भी बेसिक मटेरियल था उसको मैंने इतनी बार रिवाइज किया, दोबारा से इतनी बार रिवाइज किया कि उसके बाद में प्रीलिम्स में इस बार मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है, 126 मार्क्स आए थे। टॉपर्स कॉपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हमें तो पता नहीं है कि मेंस में किस तरीके से लिखना है, तो किसी पुराने प्रेसिडेंट, किसी पूर्व उदाहरण को लेना है, उसकी कॉपी देखनी है, और उस मामले में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है कि हमें इंग्लिश मीडियम की नहीं देखनी है। इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की सबकी कॉपी देखो, जो भी आपको सही लगे। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि आपका कंपटीशन क्या है। सिर्फ हिंदी के साथ तो नहीं, आपका तो सबके साथ में कंपटीशन, तो सबकी कॉपी देखनी पड़ेगी और उनका लिखने का तरीका देखना पड़ेगा कि वो लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक वे में बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों को इमोशनल होकर तैयारी नहीं करनी कि हम लोग 12 घंटे पढ़ेंगे और निकल जाएगा, क्योंकि जो तकनीक और रणनीति है वो भी बहुत जरूरी है। उसको देखना है, उससे आइडिया लगेगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आप जब उस बुक को पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, और आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता है, प्री और मेंस के, तो आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा और इस तरीके से आया था। उसी तरीके से फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे दिमाग में कि ये इस पैरा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए यूपीएससी के बारे में। आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो 2 या 3 चीजें हैं जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। सबसे पहला है सिलेबस। यूपीएससी का क्या सिलेबस है, हम लोग सिलेबस देखते नहीं है और शुरू हो जाते हैं। तो सिलेबस प्री, मेंस और इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें देख लो कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के बाद में आपको तैयारी शुरू करनी है कि आपको पता लगना चाहिए कि जो जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कितनी डिफिकल्ट है और उसमें क्या क्या बाधाएं आने वाली है और आपको क्या शस्त्रों के साथ उसमें जाना है। निबंध की तैयारी बीच बीच में घर पे आपको मन करे तो निबंध लिख सकते हो। इसमें है कि रवि का अर्थ सूर्य और अग्नि विद्यमान है। आपके अंदर ऐसी कौन सी ज्वाला थी इसने आपको हर समय जलाया कि बनना है तो सिर्फ आईएएस। यार मेरे माता पिता का योगदान था उसमें कि शायद उनके जीन्स मेरे अंदर हैं, तो थोड़ा सा डेडिकेशन था और थोड़ा ये था कि यूपीएससी करना ही है। वो जिद वाली बात थी, जुनून वाली, दिल पे लगा लिया था यार, ठीक है। वो है प्रीलिम्स के पेपर के कितने दिन पहले पढ़ाई बंद करना होगा और 7 दिन पहले क्या करें और 1 दिन पहले के प्रेशर को कैसे हैंडल करें। वो एक पॉलिटी में आता है ना गिलोटिन प्रस्ताव, वो प्रीलिम्स से पहले बहुत काम आता है कि आप 7 दिन पहले आपको लगता है कि अब 7 दिन में एक बार सारा रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था कि मेरे को पॉलिटी रिवाइज करना, इकोनॉमी करता, तो मैं एक बार ऐसे मतलब 1 दिन बचा तो उसके पेज पलट के जो मेन है और मान लेता था कि मैंने ये पढ़ ली। तो ये मान लिया करो, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने पॉलिटी पढ़ ली है। ये तरीका है प्रीलिम्स से पहले का। टाइम मैनेजमेंट के लिए कई लोग ये करते हैं कि 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, कई लोग दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। मैं ये करता था कि 1 सब्जेक्ट पढ़ता था और 1 ऑप्शनल पढ़ता था। जब ऑप्शनल की क्लास लेता था उसके बाद में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था और 1 घंटा करंट अफेयर्स। तो वो कर लो जो आपको सूट करे। यूपीएससी के साथ ऐसे सीजीएल रख सकते हैं, नहीं सीजीएल की तैयारी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, दोनों में दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ स्टेट पीसीएस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अगर प्लान बी रखना है तो सीजीएल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो उसकी ना करेंगे तो ठीक है। और नोट्स को रख लेना। नोट्स में रखने का मतलब ये है कि मैं बता रहा हूँ सारी कोटेशन याद थी, 99% याद होगी मेरे को। एक आध कोई छोटी होगी तो शायद छोटी होगी, आइडिया नहीं है मेरे को। पॉलिटिकल साइंस के बारे में कोई आइडिया, सीसेट के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सीसेट मैंने एसएससी की थी, सबको पता है। और मैं सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करके आता हूँ 40-45, 1-2 गलत होते हैं और 100 के आसपास मार्क्स रहते हैं। एसएससी का धन्यवाद देता हूँ मैं इसमें। शायद 2 साल मुझे जो लगे उसमें सीसेट में कभी कुछ पढ़ने की नहीं पड़ी, कोई टेस्ट नहीं लगा आज तक, कभी कुछ पढ़ने की नहीं पड़ी। बुक को पढ़कर हाईलाइट करने के बाद रिवीजन करते समय सिर्फ हाईलाइट भाग पढ़ूं या संपूर्ण भाग, उसको
हाईलाइट उतना ही करना है जितना जरूरी है, और संपूर्ण भाग को ही पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत की कुछ रीडिंग। तो हाईलाइटेड पार्ट तब पढ़ना होता है जब बिल्कुल पेपर पास में होता है तुम्हारा, तब हाईलाइटेड पार्ट पढ़ लेना, ठीक है, उससे पहले नहीं। उसके लिए तो पूरी बुक पढ़ लेना। अगर नोट्स बना लियो तो नोट्स पढ़ लो। करंट अफेयर्स के लिए ग्रुप स्टडीज के महत्व को बताएं। मेंस में महत्व है, इंटरव्यू प्री में कोई महत्व नहीं है ग्रुप स्टडीज। सोना दिए जाके घर पे। क्या मिस्टेक्स हैं जिससे असफलताएं मिलती है? यूट्यूब पे डाल दो, बहुत सारी पता लग जाएगी। आंसर राइटिंग नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, असफलता मिलेगी। आईएएस व आरएएस के बीच में कंपेटिबिलिटी बिठाएं। मेरे को आरएएस का नॉलेज नहीं है तो कंपेटिबिलिटी नहीं बिठा पाऊंगा। सर मुझे 415, अच्छा 4 से 5 महीने हो गए। हिंदी साहित्य के उत्तर लिखते रहो धीरे। परिपूर्ण उत्तर कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट आंसर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। जहाँ पे टॉपर्स को 50% मार्क्स मिलते हैं तो उससे देख लो कि परफेक्ट आंसर क्या होता है। परफेक्ट आंसर में 100 मार्क्स मिलेंगे, तो अगर उससे कम भी आंसर है तो वो ले लो। टॉपर्स के आंसर देख लो, उससे अच्छा लिखने का ट्राई करो, वही परफेक्ट आंसर है सबका। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जीएस हो चाहे हिंदी साहित्य हो। प्रश्नों की मांग को कैसे समझूं? उसके लिए ना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ना जो पेपर है ना, जो प्रीवियस ईयर के, उनके आंसर देख लो एक बार, और उनको ना गूगल पे भी सर्च करो। मैंने क्या किया था, वो क्वेश्चन सर्च किए थे गूगल पे, तो अलग अलग जो वेबसाइट थी उनसे अलग अलग आंसर आए। तो 5 आंसर देखने के बाद फिर पता चला कि ये एक्चुअल डिमांड थी उसकी। एआरसी की सभी रिपोर्ट्स को पढ़ा जाए, नहीं पढ़ना एआरसी की रिपोर्ट को। एथिक्स के नोट्स में मैंने उतना ही पढ़ा था एआरसी, उसके अलावा मैंने एआरसी नहीं पढ़ा हुआ। 3 क्लासें, 3 क्लासेस मत लो, 2 ले लो। 2 के बाद में तो 5 घंटे के बाद में 5 घंटे तो मिल जाएंगे, 10 घंटे तो पढ़ना ही है। एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए कोई फिक्स नहीं है, 8 से 12 के बीच में निकाल लो, क्योंकि सबको एक आंसर चाहिए होता है ना कंक्रीट, इतने ही बताओ। तो किसी दिन 6 घंटे में आपको लग रहा है कि बढ़िया हो गया तो छोड़ दो, और एक सब्जेक्ट मत पढ़ो, 2 पढ़ लो। मेरा तो ये स्ट्रेटजी। अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो इसी को ही फॉलो करो। और आंसर राइटिंग जब आपको 4-5 महीने के बाद में, जब आपको 1 या 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तब आंसर राइटिंग। ऑनलाइन पढ़ाई करने से ऑफलाइन की अपेक्षा क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मैंने हिंदी की वीडियो क्लासेस ली थी, ऑनलाइन का प्रकार है वो एक, और उसमें अच्छे मार्क्स हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। 2023 की परीक्षा के लिए अभी से क्लासेस के साथ पाठ्यक्रम को किस तरह पूरा कवर करें? उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने का ट्राई कर लो जो क्लासेस में चल रहा है। अगर क्लास 2023 से पहले खत्म हो रही है जनवरी-फरवरी तक तो ठीक है, नहीं तो जो टॉपिक बचे हैं उनको खुद से पढ़ना शुरू कर लो कोई स्टैंडर्ड बुक से। अगर 2023 का अटेम्प्ट ही देना है तो यही तरीका है। 3 घंटे की क्लास है, आके 1-1.5 घंटे क्लास का रिवाइज करो, 2 घंटे ऑप्शनल का रिवाइज करो, और 2-3 घंटे जो आपको नया टॉपिक करना है उसका रिवाइज। और न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी नहीं है अगर काम चल रहा है, अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो।